رैली है। इसमें मलिक अजमल हनीफ है बहादुरनगर से, चौधरी खालिद जावेद बड़ाइच मुल्तान से, जैक कुरैशी मुल्तान से, राउत समीउल्लाह भावनगर से। ये जो ग्रेड सी की रैलीज हैं, ये तीनों को फिर से करनी पड़ेगी रैलीज अगर आप पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं। अगर आप पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहते, आपको कोई जरूरत नहीं है रैली करने की। लेकिन अगर आपने रैली फिर से मजबूत ना की, आप पार्टी के टिकट की कंटेंशन में नहीं आएंगे। ये ग्रेड सी की मैं बात कर रहा हूं। पार्लियामेंटेरियंस की अभी तक परफॉर्मेंस बड़ी कमजोर रही है। जो मैंने नाम लिए उनके अलावा उनके ऊपर मैं खास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान का रुख कर ही लिया और बिलाखिर वही हो रहा है जिसकी ख्वाहिश, जिसकी तमन्ना, जिसकी कोशिश इमरान खान ने की थी, और आज पाकिस्तान को बिलाखिर उस दहाने पे ला के छोड़ा ही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सदर मुमलकत जो पीटीआई का डेंटिस्ट था, दांत निकालने वाला, दांतों से कीड़े निकालने वाला, आज उसने पाकिस्तान को किस नहज पे ला के छोड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने पाकिस्तान को जिस नहज पर लाकर छोड़ने का अहद किया था अपने आप से या फिर उन आकाओं से कि जिन आकाओं के इशारे पर उनको पाकिस्तान पर प्रोजेक्ट इमरान की सूरत में मुसल्लत किया गया, और उसी इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ ये किया। कहते हैं कि इंसान किसी दरख्त के साए तले भी बैठे तो उठते वक्त उसकी भी खैरियत की दुआ मांग के जाए, लेकिन ये वो शख्स है कि जिस मुल्क ने इसको नाम दिया, इज्जत दी, पहचान दी, शोहरत दी, वही इस मुल्क का बदतरीन दुश्मन बन के सामने आके खड़ा हो गया। अब मैं तो किसी पर गद्दारी का फतवा जो है वो जारी करने वाला नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में जिस तरह जनरल बाजवा और जिस तरह जनरल फैज़ और जिस तरह जो है वो सादा कपड़ों वाला जनरल इमरान, ये जिस तरह इन्होंने खेल खेला और इसके साथ जिस तरह अदलिया खेल खेलती रही, उसके बाद नतीजा जो निकलना था वही निकला। हैरत होती है कि कमोबेश मतलब 28 से 30 अरब डॉलर 28 से 30 अरब डॉलर मैक्सिमम है, और ज़्यादा 40 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। ये हैरत होती है कि इतने बिलियन डॉलर्स आपने लिए, मुख्तलिफ दुनिया से लिए, यानी इतने कर्जे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी ने नहीं लिए, लेकिन न तो कोई सड़क बनी। बहाना क्या किया जाता है कि जी हम इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया। वो सेहत कार्ड कितनी जगहों पे एक्सेप्ट किया जाता रहा? क्या सिर्फ पंजाब में सेहत कार्ड देने पे आपने 40 अरब डॉलर खर्च कर दिए? हैरत होती है। तो बहरहाल इमरान खान जिस प्रोजेक्ट के तहत आया था उन्होंने वही किया, और आज पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ गई है। आज 170 अरब डॉलर का जो एक नया टैक्स पाकिस्तान के अवाम पे पड़ा है, शायद अब पाकिस्तानी अवाम के तन पे कपड़े रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, उनके पेट में खाना भी शायद हफ्ते में एक बार या दो दिनों में एक बार भी शायद उनको खाना नसीब होगा कि नहीं होगा। अब गरीबों के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे भी कि नहीं कर सकेंगे। अब बच्चियों के जहेज के लिए ऐसे वालिदैन के पास अब पैसे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब देखना ये नहीं है कि सिर्फ गुर्बत की शरह में इजाफा होगा। गुर्बत की जब शरह बढ़ती है तो वो जो है वो बच्चों में नाख्वानदगी की शरह में इजाफे का सबब बनती है। वो बच्चियों की शादियां ना होने के असबाब को बढ़ाती है। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, और जिस तरह इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने कहा कि आज जो है वो ज़िमनी मालियाती बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है, इसके हवाले से जो है वो बहुत भारी दिल से बहुत कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं कि बिल की मंजूरी के साथ ही पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोलियम मसनूआत तमाम बढ़ गए। अब आपको डबल रोटी बिस्किट केक दूध चाय पत्ती सिगरेट इवन हर वो चीज जो आपकी जिंदगी से मुंसलिक है वो आपको भारी कीमत पे हासिल करनी पड़ेगी।
اس کے علاوہ جو چیز خطرناک ترین چیز جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہیں جی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے جو رافیل ماریانو کیا ہے یہ رافیل ماریانو گروسی تو یہ صاحب جو ہیں یہ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے جو ہے وہ DG ہیں، اور یہ صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صاحب دنیا کے وہ شخص ہیں جہاں پہنچتے ہیں اس ملک کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں رہتے۔ اس کا کام ہی جب ان ممالک پہ گرپ ڈالنا ہے جہاں جو ہے وہ سچویشن کرٹیکل ہو جائے، جہاں کی مالیاتی یا معاشی صورتحال اتنی کمزور ہو جائے کہ اس ملک کو دبا کر یعنی ڈی ویپنائزیشن کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس ملک سے ایٹامک انرجی چھین لی جائے۔ یعنی پاکستان کی ایٹامک انرجی سمجھ لیں کہ اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ شخص جتنا میٹھا ہے، جتنا اچھا ہے، جتنا بات کرنے کا اچھا ہے، اندر کا اتنا ہی کالا ہے۔ یہ وہی ایجنسی ہے، یہ انہی ایجنسیوں کے لوگ ہیں جنہوں نے عراق پر حملہ کر کے تہس نہس کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا یا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بغداد کی گلیاں دیکھی ہیں، میں نے بغداد سے مطلب ایک طویل سفر کیا ہے، میں نے گلی گلی دیکھی ہے کہ کون سی دیوار ایسی تھی جس پہ گولیاں نہ ہوں، اور گاڑیوں کا ایک قبرستان تھا جو نئی گاڑیاں جس طرح مطلب جو ہوا عراق میں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، لیکن ماریانو گروسی جو ہیں یہ صاحب، ان کا یہاں پہ آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ پاکستان ٹھیک ہے، ہم اگر اس اسٹیج پہ IMF کے ساتھ جس طرح کے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہم مطلب ان سے اسٹاف لیول کا معاہدہ بھی نہیں ہوا، اور ہم ان کی شرائط پر نہ صرف جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں بلکہ ہم اس نہج پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ ان کے کہنے سے پہلے ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ یعنی FBR نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ہر ادارے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ IMF ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ ہیں جناب عمران خان صاحب۔ تو قوم کو مبارک ہو، قوم یوتھیاز کو مبارک ہو کہ پاکستان کو آپ لوگوں نے اس نہج پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کریں گے، گزشتہ روز جو ہے وہ اسحاق ڈار نے جا کے صدر مملکت عارف علوی سے بات چیت کی تھی اور ان سے بات کی تھی کہ جی جو مالیاتی بل جو اپنا آنا ہے ایک منی بجٹ، کہ اس کے حوالے سے کہ جی اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے منظور کر لیں گے تو پروسیس تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا، اور اس پر عارف علوی نے نہ صرف اس بل پر اعتراضات لگا کے واپس کیا بلکہ اس سے پہلے کہ اعتراضات کلیئر ہو کے وہ بل واپس عارف علوی تک پہنچتا، عارف علوی اسلام آباد سے کھسک کر یہاں پہنچ گئے۔ عارف علوی کا یہ کنڈکٹ، یہ حرکت بالکل ویسی ہی تھی جیسی شوکت ترین کی تھی۔ شوکت ترین نے بھی اسی طرح وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کے ساتھ کال کر کے اور انہیں کہا کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرنا، اور اسی طرح انہوں نے سیکرٹری خزانہ پنجاب سے بھی کہا کہ جی آپ جو ہے وہ IMF کو لیٹر لکھیں کہ ہمیں IMF کے پروگرام میں ہم گارنٹیئر نہیں بننے والے، اور شوکت ترین کی وہ کالز شوکت ترین کے لیے عذاب بن گئی۔ عمران خان کو تو کچھ نہیں ہے، اور آج شوکت ترین پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جس دن عارف علوی نے اسمبلیاں غیر آئینی طریقے سے تحلیل کر دی تھیں اس دن جو ہے وہ عارف علوی کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا، یا اس کے فوراً بعد عارف علوی کے خلاف آخر کیوں ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جس کے تحت عارف علوی سے جان چھڑا لی جاتی اور ایک صدر لا کر یہاں پہ بٹھا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جبکہ آئین کے آرٹیکل 47 کی سب سیکشن 1 2 3 4 5 6 یعنی یہاں ان جو ہے سیکشنز میں کلیئر ہے کہ ایک صدر جو ہے اگر اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ جمہوریت اور جمہوری استحکام کے خطرے کے خلاف ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے وہ اس وقت ہم ایک بہت بری صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو بہرحال عارف علوی کے حوالے سے، جبکہ عارف علوی کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ عارف علوی وہ شخص ہے کہ جس نے
जमहूरियत के खिलाफ एक हुकूमत के खिलाफ कंस्पेरेसी की, एक बहुत बुरी कंस्पेरेसी की, आर्टिकल 6 का इर्तिकाब किया, ईवान सदर को गैर आइनी सरगर्मियों के लिए मुलविस किया और इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में खुफिया मुज़ाकरात करवाए और हुकूमत को और डेमोक्रेसी को डीरेल करने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की, मुल्क के जमहूरी निज़ाम की बिसात लपेटने की कोशिश की और जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलाने के लिए इसने जो है वो मिडिल मैन का किरदार अदा किया। मिडिल मैन को कुछ और भी कहते हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा क्योंकि शायद मिडिल मैन का लफ्ज़ मेरा बहुत भारी गुजरे किसी पे। तो बहरहाल अगर ये लोग कराची के हैं तो इनको पता होना चाहिए कि मिडिल मैन को कुछ और भी कहते हैं। तो बहरहाल इस मिडिल मैन ने जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को, हर चीज़ को ख़तरे में डाल दिया, जबकि इस शख्स का जो सिस्टम था आरिफ अलवी का वो ये था, अब क्लियर है, सिंपल सी बात है कि 3rd शेड्यूल में जो आरिफ अलवी अपना सदर मुमलकत के हवाले से जो चीज़ें कही गई हैं या जो उनके जो ओथ है उस ओथ में जो चीज़ें सामने आई हैं, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिलेक्टेड पैराज पढ़ रहा हूँ। उनमें एक पैरा में कह रहे हैं कि दैट आई विल स्ट्राइव टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी विच इज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट, अब यहां जरा गौर से सुनिएगा, दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिस कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजन। अब ये चीजें गौर से सुनने की हैं। कह रहे हैं कि माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजंस। उसके बाद कह रहे हैं कि दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और फिर कह रहा है कि दैट इन ऑल सर्कमस्टेंसेज आई विल डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट फियर, फेवर और अफेक्शन और आई इल विल। लास्ट पैरा इंतहाई अहमियत की हामिल है जिसमें कह रहे हैं कि एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन or shall become known to me as a president of Pakistan except as may be required for the due discharge of my duties as president. May Allah Almighty help and guide me. समझ गए होंगे आप? ये उन्होंने हलफ उठाया है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और ये कह रहे हैं कि आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माय कंसीडरेशन। इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर इस शख्स को अपने इस हलफ का पास होता तो जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो रहा था तो वो फाइल उठा के बगल में दबा के जहाज में बैठ के इस्लामाबाद से भागा और लाहौर आके जमान पार्क बैठा, जबकि इमरान खान न तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ना उसका पार्लियामेंट में कोई किरदार था, ना उसका जो है वो पार्लियामानी सिस्टम से कोई उसका वो था। तो मतलब उसके साथ ये तो एक 3rd पर्सन थे ना, यानी एक ऐसा शख्स थे कि जिसका इस वक्त हुकूमत से, हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसने आके इससे ये सारी चीजें इनके सामने खोल के रख दी। तो क्या ये बगावत नहीं है? जब असेंबली तहलील की वो बगावत नहीं थी? असद कैसर ने असेंबली तहलील की, क्या वो आर्टिकल 6 नहीं था? जो कासिम सूरी ने किया वो आर्टिकल 6 नहीं था? जो शौकत तरीन पे तो 124 है, आई डोंट नो कौन सा सेक्शन अभी जो लगा है 124A, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इन पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, डायरेक्ट सजाए मौत। जब तक कुछ लोग लटकेंगे नहीं, जब तक कुछ मुल्क दुश्मन लटकेंगे नहीं, ये मुल्क कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता, वो चाहे कोई भी हो। लटकाओ। अभी बात चल रही है हम पे, तो आप लोग जो है वो 170 अरब रुपए के जो है टैक्सेस इंपोज कर रहे हो। आप खुद क्या करते हो?
इसहाक डार ने यहाँ पे आके खुद क्या बदमाशी की, आके अपने असासे छुड़वा लिए, अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए, अपने घर खुलवा लिए। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के ये मालिक हैं, मेरे मुंह से कुछ और निकलता है। तो क्या इनको खुद देते हुए मौत चढ़ती है? इतने सारे डॉलर्स आप लेकर बाहर बैठे हुए हो, वहां से कुछ नहीं ला सकते? 5-5 असासों में से 2-2 असासे बेचकर पाकिस्तान नहीं ला सकते? ये जो जर्नल्स यहां से बिलियंस ऑफ रुपीस उठा करके अमेरिका में जनरल आसिम बाजवा ने, उसके अनपढ़ बेटे ने 100 कंपनियां खोल ली, इसके बाप का पैसा था। ये जो जनरल बाजवा साहब मोर देन 30 बिलियन रुपीस यहां से लेकर गया, कमर जावेद बाजवा, इससे पूछो ये तेरे बाप का पैसा था? जिन जिन की सरहदों पर पोस्टिंग हुई वो करोड़ों लाखों अरबों रुपए लेकर चले गए, क्या इनके बाप की मिरास थी? करप्शन को परवान चढ़ाया इन्होंने। आज क्यों डिफेंस के बजट पे बात करते हैं तो डर लगता है कि ये हमें कहीं से लांग बूटों वाले हमारा ताकुब करते हुए ना आ जाएं। लांग बूटों को दहशत की अलामत मत बनाइए। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना है, जमहूर के लिए बना है। जमहूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, तभी आपके लॉन्ग बूटों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि ये आपके लॉन्ग बूट इस जमहूर के जो टैक्सेस के पैसों से खरीदे जाते हैं। आप जो वर्दी पहनते हो वो हमारे टैक्सेस के पैसों से खरीदे जाते हैं। आपके बच्चे जो ब्रेड और जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अयाशियां करते फिरते हैं वो हमारे पैसों से हैं। आपकी बेगमात जो लाखों रुपए के मेकअप करवाती हैं वो हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, हमारा खून पसीना होता है। आपकी वर्दी, आपके जूते, आपकी कैप, आपके स्टार, आपके अजवाज, उनके मेकअप, उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी अयाशियाँ, सब कुछ अवाम के जमहूर के पैसे से होता है। तो जमहूरियत होगी, आप भी होंगे, ये मुल्क भी होगा। करके देख लिया ना प्रोजेक्ट इमरान, क्या हुआ? कहां गई मईशत, कहां गए पैसे, कहां गए खजाने? ये पाकिस्तान है जहां 4 सीजन है, ये पाकिस्तान है जहां सोने के खजाने हैं, ज़खायर हैं, ये पाकिस्तान है जहां कीमती तरीन संगे मरमर के पहाड़ हैं, ये पाकिस्तान है जहां 4 मौसम है, बकौल इमरान खान के 12 मौसम। जो शख्स 3 अरब रुपए में, 3 अरब डॉलर में 1 किलो घी बेच रहा है, उस शख्स को अब मैं क्या कह सकता हूं? उसको तो अल्लाह ही हिदायत दे। तो बहरहाल नाज़रीन, कभी कभी इंसान है, हमें भी तकलीफ होती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो हालात हम पर भी असरअंदाज होते हैं, हमारी फैमिलीज पर भी असरअंदाज होते हैं, हमारे घर पर भी असरअंदाज होते हैं। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।